मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये उस दौर की बात है जब रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती थीं, बल्कि खामोशी की चादर ओढ़कर इंसानों को निगल जाने के लिए तैयार रहते थे। ना तो पक्की सड़कें थे और ना ही गाड़ियों का शोर। दूर दराज के गांव में शहर जाने का इकलौता जरिया हुआ करते थे घोड़ा गाड़ी। गांव के एक छोर पर बने मिट्टी के मकान में मुकेश रहता था। उम्र रही होगी कोई 30-32 साल। मजबूत कद काठे घुंघरैले बाल और चेहरे पर मेहनत की लकीरें। मुकेश के पास 2 मजबूत घोड़े थे और एक लकड़ी का तांगा, जिससे वो लोगों को यहाँ से वहाँ लेकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। उस दिन अभी सूरज की पहली किरण भी धरती पर नहीं पड़ी थी। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। मुकेश अपने घोड़ों को दाना पानी दे रहा था कि अचानक उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मुकेश ने दरवाज़ा खोला। सामने सरपंच जी का खास नौकर रामू खड़ा था। वो हाँफ रहा था। मुकेश जल्दी चल, सरपंच जी ने तुझे याद किया है, बहुत ज़रूरी काम है। मुकेश ने बिना वक्त गवाए तौलिया कंधे पर टाला और झटपट सरपंच जी की हवेली की ओर दौड़ पड़ा। हवेली के चबूतरे पर सरपंच जी हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। मुकेश को देखते ही बोले, आओ मुकेश, मुझे आज ही इसी वक्त शहर के लिए निकलना होगा। बहुत ज़रूरी अदालती काम है, तो मुझे आज शहर छोड़ सकते हो। मुकेश ने आसमान की तरफ देखा और हिसाब लगाया। शहर बहुत दूर था। कच्ची और पथरीली सड़कों से होते हुए अगर वो अभी निकलेंगे तब कहीं जाकर शाम ढले शहर पहुंचेंगे। मुकेश हाथ जोड़कर बोला, हाँ मालिक, बिल्कुल, चलिए, रास्ता लंबा है पर वक्त रहते पहुंच जाएंगे। आप तैयारी कीजिए, मैं आधे घंटे में गाड़ी लेकर आता हूँ। ठीक आधे घंटे बाद मुकेश का तांगा सरपंच जी की हवेली के सामने खड़ा था। सरपंच जी गाड़ी में बैठे और घोड़ों की टापों की आवाज़ के साथ सफ़र शुरू हो गया। पूरा दिन बीत गया। रास्ते में सिर्फ सूने खेत, घने जंगल और धूल उड़ाती पगडंडियाँ। वो मुकेश को लगातार घोड़ों को हाँफता रहा। चलते चलते जब सूरज डूबने को आया और आसमान का रंग सिंदूरी से गहरा काला होने लगा, तब कहीं जाकर शहर की सीमा दिखाई दी। मुकेश ने सरपंच जी को उनकी राह पर छोड़ दिया। सरपंच जी ने कुछ पैसे दिए और कहा, मुकेश, आज रात यहीं रुक जाओ, रात में सफ़र करना ठीक नहीं। लेकिन मुकेश को अपने घर और अपने घोड़ों की चिंता थी। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं मालिक, मैं धीरे धीरे निकल जाऊंगा। घोड़ों को भी अपने अस्तबल की आदत है। जब मुकेश शहर के वापस गांव की ओर मुड़ा तब घड़ी में रात के 7 बज रहे थे। उस दौर में 7 बजे का मतलब आज के 10 बजे या 11 बजे जैसा सन्नाटा हुआ करता था। दुकानें बंद हो चुकी थी, लोग अपने घरों में दुबक चुके थे और सड़कों पर सिर्फ अंधकार का राज था। शहर से निकलते ही पूरा रास्ता पूरी तरह सुनसान हो गया। दूर दूर तक ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई जानवर की आहट थी। सन्नाटा इतना खौफनाक था कि हवा चलने की आवाज़ भी किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। पूरे माहौल में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, मुकेश के घोड़ों की टापों की। सफ़र लंबा था। चलते चलते रात के 11 बज गए। ठंडी हवाएं चलने लगी। मुकेश ने महसूस किया कि घोड़ों की रफ्तार धीमी हो रही है। उसने मुंह से झाग निकाल रहा था और एक हाँफ रहा था। मुकेश को समझ आ गया कि उसने घोड़ों को आराम नहीं दिया तो वो बीच रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। आज रात यहीं कहीं रुकना होगा। मुकेश ने बुदबुदाते हुए अपने लालटेन को थोड़ा ऊंचा किया और आसपास देखने लगा। तभी रास्ते के किनारे घनी झाड़ियों के बीच उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। उसने गाड़ी रोकी। वो छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसकी दीवारें ढह चुकी थी, दरवाज़ा गायब था और छत के नाम पर सिर्फ कुछ सूखी घास के तिनके बिछे थे। मुकेश ने राहत की सांस ली। चलो, आज की रात सिर छुपाने की जगह तो मिली, सुबह होते ही निकल जाऊंगा। उसने गाड़ी को झोपड़ी के ठीक बाहर खड़ा किया। घोड़ों को एक मजबूत खूंटे से बांधा, उन्हें थोड़ा दाना दिया और अपनी जलती हुई लालटेन लेकर उस वीरान झोपड़ी के अंदर चला गया।
झोपड़ी के अंदर धूल और सीलन की अजीब सी बदबू थी। मुकेश बहुत थका हुआ था। उसने ज़मीन पर एक सूखी बोरी बिछाई, लालटेन को कोने में रखा और लेट गया। आंखें मूंदते ही वो गहरी नींद के आगोश में समा गया। ना जाने कितने घंटे बीते। अचानक घोड़ों के ज़ोर ज़ोर से हिनहिनाने और पैर पटकने की आवाज़ से मुकेश की नींद खुल गई। आवाज़ में एक अजीब सा डर था, जैसे घोड़ों किसी शिकारी को देखकर चिल्ला रहे हों। मुकेश हड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ? उसने बड़बड़ाया। कोने में रखी लालटेन की मध्यम पीली रोशनी पूरी झोपड़ी में तैर रही थी। जैसे ही मुकेश खड़ा हुआ, उसकी नज़र झोपड़ी के दूसरे कोने पर पड़ी। नज़र पड़ते ही मुकेश के जिस्म का पूरा खून मानो बर्फ बन गया। उसकी सांसें गले में ही अटक गई। वहाँ लालटेन की पीली रोशनी में एक आदमी घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसकी पीठ मुकेश की तरफ थी, लेकिन खौफनाक बात यह नहीं थी। खौफनाक बात यह थी कि उस आदमी ने हूबहू वही फटे हुए कपड़े पहने थे जो मुकेश ने पहन रखे थे। उसकी कद, उसकी काठी, उसके बाल, सब कुछ मुकेश जैसे थे। मुकेश के हलक से आवाज़ नहीं निकली। उसने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? वो आकृति धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा रोशनी में आया तो मुकेश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो कोई और नहीं, खुद मुकेश था। वही आंखें, वही नाक, वही चेहरा। वो बिल्कुल मुकेश की कार्बन कॉपी था। बस उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली थे और चेहरे पर एक डरावनी ठंडी मुस्कान थी। ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ हूँ। वो कौन है? मुकेश का दिमाग सुन्न हो गया। वो समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई शैतानी छलावा है जो राहगीरों की जान लेता है। मुकेश खौफ से चीखता हुआ झोपड़ी के बाहर की ओर भागा। दिल इतने ज़ोर से धड़क रहा था मानो छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। वो हाँफते हुए घोड़ों के पास पहुंचा ताकि टांगे पर बैठकर भाग सके, लेकिन बाहर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। घोड़े डर से कांप रहे थे और उनके सामने घोड़ों की लगाम थामे एक और आदमी खड़ा था। मुकेश ने लालटेन की रोशनी उस पर डाली। वो भी खुद मुकेश ही था, यानी एक मुकेश झोपड़ी के अंदर और एक मुकेश बाहर घोड़ों के पास खड़ा था। दो हमशक्ल, दोनों शैतानी ताकतें थी। घोड़ों के पास खड़े छलावे ने मुकेश की तरफ देखा और उसकी गर्दन अजीब तरीके से 180 डिग्री घूम गई। उसकी उंगलियां अचानक अस्वाभाविक रूप से लंबी होने लगी। आज तुम यहाँ से नहीं जाओगे मुकेश। दोनों छलावे एक साथ एक ही डरावनी भारी आवाज में बोले। झोपड़ी के अंदर वाला छलावा भी रेंगता हुआ बाहर आ गया था। दोनों तरफ से आकृतियां मुकेश की तरफ पड़ने लगी। उनका मकसद मुकेश को डराना और उसकी जान लेना था। मुकेश पीछे हटा, लेकिन उसके पैर पत्थर से टकराए और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। दोनों शैतान उस पर बिल्कुल करीब आ गए। एक ने मुकेश का गला दबाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी ठंडी बर्फीली उंगलियां मुकेश की गर्दन पर चुभने लगी। मुकेश का दम घुटने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मुकेश की आंखों के सामने गहरा अंधेरा छाने लगा था। गले पर कसती जा रही वो ठंडी बेजान उंगलियां उसके आत्मा को शरीर से खींच रहे थे। मौत उसके बिल्कुल करीब थे। ठीक उसी पल जब मुकेश की धड़कनें रुकने ही वाली थी, घने सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी आवाज़ गूंजी जिसने पूरे माहौल की हवा बदल दी। एक गरजती हुई आवाज़ के साथ हवा में चलती हुई भस्म की एक तेज़ पोटली आकर उस छलावे के मुंह पर लगी जो मुकेश का गला घोंट रहा था। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और वह छलावा चीखता हुआ पीछे की तरफ फेंक गया। उसकी त्वचा से काला धुआं उठने लगा। गले की पकड़ ढीली होते ही मुकेश ज़मीन पर गिर पड़ा और तड़पते हुए छाती पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। धुंध और धूल के गुब्बारे को चीरते हुए एक विराट आकृति मुकेश के सामने आकर खड़ी हो गई। लंबे उलझे हुए बाल, गले में रुद्राक्ष की मोटी मालाएं, माथाएं पर चमकीला त्रिपुड़ और शरीर पर शमशान की भस्म लपेटे एक अघोड़ी बाबा वहां खड़े थे। उनके हाथ में भारी लोहे का त्रिशूल था और दूसरे हाथ में खप्पड़। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी जिसमें डर का नामो निशान नहीं था। झोपड़ी के अंदर और बाहर वाले दोनों छलावे अघोड़ी बाबा को देखकर पीछे हटने लगे। उनकी डरावनी मुस्कान अब खौफ में बदल गई। वो दोनों अजीब अमानवीय आवाज़ों में घुर्राने लगे। इस निर्दोष की बलि नहीं होगी। ओ नीच पिशाचों, अपनी सीमा में लौट जाओ।
वरना इस त्रिशूल से तुम्हारी मुक्ति भी असंभव हो जाएगी। बाबा की आवाज़ बिजली की कड़क जैसे थे, लेकिन वो छलावे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। घोड़ों के पास खड़े छलावों ने अपनी उंगलियों को और लंबा किया और हवा में तैरते हुए बाबा पर झटक्का मारा। उसकी उंगलियां नुकीले खंजर जैसे लग रहे थे। जैसे ही उन्होंने वो भस्म हवा में बिखेरी, वो दोनों छलावों के शरीर पर चिपक गई। भस्म लगते ही दोनों शरीर जलने लगे। मुकेश की टांगे के पहिए पकड़कर हाँफ रहा था। उसके घोड़े अब शांत थे, हालांकि उनकी बॉडी अभी भी कांप रहे थे। बाबा ने त्रिशूल को वापस संभालते हुए मुकेश की तरफ देखा। उनके चेहरे पर उग्र भाव अब शांत हो चुका था। वो मुकेश के पास आए और उसके माथे पर उंगलियों से थोड़ी सी भस्म लगा दी। भस्म लगते ही मुकेश के भीतर का सारा डर और थकान गायब हो गया। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उठ मुकेश, बाबा की आवाज़ बेहद सौम्य थी। ये जगह शापित है। यहाँ रागीरों के भ्रम और उनके डर को खाकर ये छलावे जिंदा रहते हैं। आज इनका अंत निश्चित था, इसलिए महाकाल ने मुझे सही समय पर यहाँ भेजा। मुकेश ने बाबा के पैरों पर सिर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा, अगर आप आज ना आते तो मेरी लाश भी घर नहीं पहुँचती। बाबा मुस्कुराए। तेरी ईमानदारी और अपने घोड़ों के प्रति तेरा प्रेम ही तेरी रक्षा का कारण बना। अब संकोच मत कर, रथ पर बैठ। सुबह की पहली किरण फूटने ही वाली है। सीधे अपने घर जा और आज के बाद कभी इस वीरान रास्ते पर रात के समय मत रुकना। मुकेश ने सिर झुकाकर बाबा की आज्ञा मानी। जब वो टांगे पर बैठा और उस पीछे मुड़कर बाबा को प्रणाम करना चाहा, तो झोपड़ी के सामने दूर दूर तक कोई नहीं था। बाबा वैसे ही गायब हो चुके थे जैसे कोई फरिश्ता आता है। केवल हवा में जलती हुई धूप और भस्म की पवित्र खुशबू थे। सामने आसमान में काले बादलों को चीरती हुई सूरज की सुनहरी किरण फूट रहे थे। मुकेश ने घोड़ों को इशारा किया और तांगा अपने गांव की सुरक्षित राह पर दौड़ा पड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरी कहानी के साथ।